एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखो अपन ने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज देखा है। यानी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन सबको प्रॉपर्ली एनालाइज करना, यानी देखना है कि उनका मतलब क्या है, उनसे आउटपुट क्या निकला है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और कैसे आगे काम चल रहा है। जिसके अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, जो अभी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ आता है। तो इनमें जो स्टार्टिंग के दो है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, उसको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले पकड़ते कंपैरेटिव। देखो सीधी सी बात है, कंपैरेटिव जैसा नाम बता रहा है, कंपेयर किया जाता है। तो यहां पर यानी कि इस प्रकार के स्टेटमेंट में बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं सर? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। किससे? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से। यानी कि पिछले साल हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख थी, इस साल 11 लाख हो गई, तो 1 लाख का इंक्रीमेंट आ गया। यह है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उसी प्रकार से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी बनाते हैं, यानी कंपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को किससे? प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो यहां पर कंपैरेटिव शब्द का मतलब है टू कंपेयर इट विथ पास्ट ईयर्स। पुराने सालों से कंपैरिजन करना, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। ठीक है, अब क्या है? कंपैरेटिव को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया था, या हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस तब कहते हैं, या उसको कहते हैं जब हम एक से ज्यादा साल को कंपेयर करते हैं, यानी कि टाइम सीरीज एनालिसिस को हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालाइज बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर का एमसीक्यू आपके ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा एनालिसिस जो है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आएगा। रेशियो, कैश फ्लो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज। तो आपको प्रॉपर्ली उसका जवाब देना है कि भैया यहां पर हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। ठीक है, देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट रेफर्स टू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर 2 और 4 इयर्स। 2 साल या 2 से ज्यादा सालों को जब हम कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड, तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यहां पर हम दो प्रकार के चेंजेस बताएंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के चेंजेस बताएंगे। एक होगा एब्सोल्यूट चेंज। क्या होगा? एक होगा एब्सोल्यूट चेंज और एक होगा परसेंटेज चेंज। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। एक है एब्सोल्यूट चेंज और एक है परसेंटेज चेंज। सर ये होते क्या है? फर्ज कीजिए कि हम बोल रहे हैं कि हमारा शेयर होल्डर फंड या इक्विटी शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में एक एलिमेंट है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जो पिछले साल था, इसको यहां से हटा रहा हूं, 10 लाख रुपए। कितना था? 10 लाख रुपए। ये मान लेते हैं हमारा प्रीवियस ईयर है, पिछला साल। और करंट ईयर की बैलेंस शीट में ये दिखाया जा रहा है 11 लाख। ठीक है, याद रखिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो दो प्रकार के चेंजेस हमें लिखने हैं। एक होगा एब्सोल्यूट चेंज और एक होगा परसेंटेज चेंज। देखो कैसे निकालेंगे, कितना आसान। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है पिछले साल से इस साल में कितना बदलाव आ गया। पिछले साल से इस साल में कितना बदलाव आ गया, यानी कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये होता है एब्सोल्यूट चेंज, सिंपल। तो भाई पिछले साल 10 लाख था, इस साल 11 लाख हो गया, तो प्लस 1 लाख का बदलाव आ गया। अगर ये बदलाव माइनस होगा तो हम यहां माइनस 1 लाख नहीं लिखेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं इनमें कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता है। जब भी कोई चीज नेगेटिव में होती है तो हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर कोट कर देते हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव है। याद रखना, हम देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल में कितना बदलाव आ गया है ना। ऐसा मत कर देना प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट चेंज, मतलब नॉर्मली माइनस करना। और इसके बाद आता है परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते, देखो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे देखो, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट इंटू 100। आप देखेंगे
एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। सिंपल भाषा में भाई 1 लाख का बदलाव आ गया, पिछले साल ये कितना था, 10 लाख था, इनटू 100, तो सर कितना चेंज आ गया, 10% का। कितना चेंज आ गया, 10%। ठीक है, इसको 10% की जगह आप 10.00 लिखते, कितना लिख देंगे, 10.00। ठीक है, मतलब वही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो हम जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें आप बैलेंस शीट मिलेगी या स्टेटमेंट ऑफ P&L मिलेगा कुछ इतना, कितना मिलेगा, इतना, जहां पर हमें पूरा बैलेंस शीट का एलिमेंट्स दिए होंगे, उनका पिछले साल का अमाउंट दिया होगा, करंट ईयर का अमाउंट गिवन होगा। हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करके वापस से उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। समझ में आ गया। बस यहां पर हमारा आलस हमारे नंबर काटता है और कोई नहीं काटता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो कि उनको है ना ऐसी एक बैलेंस शीट मिल गई पेपर में, ठीक है, अब वो बोले सर आंसर के लिए तो ये 2 कॉलम भरने, तो हम वापस से क्यों बनाए, तो वो जल्दी जल्दी में ये 2 कॉलम ही बना के आ जाते हैं। पर जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो है देख के, ये पूरा क्वेश्चन है, देख के वापस बनानी पड़ेगी किसके अंदर, अपनी आंसर शीट में। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, समझते हैं कैसे है। इसके 4-6 एलिमेंट में करके बताता हूं, सारे नहीं करेंगे, सेम टू सेम है, बस इधर से इधर, इधर से इधर, खत्म। ठीक है, देखिए, तो यहां पर पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको गिवन है, उसका करंट ईयर का अमाउंट है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। सवाल उठता है सर पता कैसे करेंगे कौन सा करंट है कौन सा प्रीवियस है, बहुत छोटा सा सवाल है पर हमारे दिमाग में आ जाता है। तो देखो बहुत आसान है, जो सबसे रीसेंट वाला है वो आपका करंट ईयर हो गया। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2025 की बैलेंस शीट है और 2024 की बैलेंस शीट है, तो 24 वाली बैलेंस शीट होगी प्रीवियस ईयर और 25 वाली बैलेंस शीट हो गई करंट ईयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें दो आगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए चेंज चाहिए, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। देखो कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज यानी कि पिछले साल से इस साल में क्या हुआ। तो भाई फॉर्मूला अपन ने पहले भी आपको बताया हुआ है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपकी पुस्तक में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको दिया गया है ए, इसको दिया गया है बी, इसको दिया गया है सी, यहां लिख दूं सी, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, देखिए, और फाइनली है परसेंटेज चेंज। तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस नॉर्मल लॉजिक समझ लीजिए। क्या कर रहे हैं हम, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो भाई पिछले साल हमारे शेयर कैपिटल थे 2 लाख के, जो इस साल हो गए हैं 3 लाख, तो कितने का चेंज आया सर, 1 लाख का। ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज। अब बात करते हैं सर परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे सिखाया मैंने आपको, चेंज लिखो यानी 1 लाख लिखो, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट 2 लाख इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50.00। तो 50% आ रहा है, वैसे तो ये 50 आ रहा है, तो हम किसको कैसे लिखेंगे, 50.00। समझ में आ गया, सबको इजी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी सारे भी करने हैं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस सर 2 लाख से 2 लाख, कोई चेंज नहीं है तो कुछ नहीं आया। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, पहले 40,000 थी, फिर 1,60,000 हो गई, तो ये हो गया 1,20,000 का पॉजिटिव चेंज। ठीक है, और इसको मिटाते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो देखिए 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, बस आपको ऐसा करना है, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 जीरो से 1 गया, ये गया 3, तो आ गया 300.00। ठीक है, यानी 300 गुना बढ़ गया है। क्लियर हो गया, ऐसे ही आपको बाकी सबको भी करना है, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव में आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में दिखाइए, नेगेटिव साइन आपको नहीं दिखाना है। एक और कराऊं, वैसे तो आप समझ गए होंगे सारे के सारे, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, सबको ऐसे ही करना है, एवरी सिंगल थिंग। अगर इसका भी करना तो देखो, जैसे इसका लिया अपन ने, तो 80 और 120, 40,000 का चेंज आया, परसेंटेज निकालना है 40,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड 80,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये भी आ गया 50.00। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको, इजी है ना, आसान हो गया कितना आसान है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर बैलेंस शीट आ गए। अब सर ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, सही, बिल्कुल सही बोला मैंने, तो चैप्टर की शुरुआत में ही बोली थी कि ये बहुत आसान है, बट
पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है कि ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि देखो आपके है ना शेयर फॉरफीचर वाले चैप्टर जो आपका इश्यू ऑफ शेयर है, उसमें बैलेंस शीट आती है और जो इससे पिछला वाला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी बैलेंस शीट के हेड सब हेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपसे बैलेंस शीट को लेकर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बनवाए। आपको जो पूछा जाए वो क्या हो? आपको बोले कि भैया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाओ और उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताइए। तो देखो वो तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। बात अभी भी वही आएगी कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, ये लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, यहां पर आपको पर्टिकुलर मिलेंगे। ये आपको मान लीजिए करंट ईयर का अमाउंट है, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में आपको भरी हुई मिल रही होंगी। बस आपको जो फिल करना है वो है ये वाला पार्ट। सेम वही, क्या क्या फिल करना है? आपको फिल करना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, यानी कि कोई फर्क नहीं है, आपको बस देख के उतारना है। बट देखो क्या है, जैसे हम समय के साथ साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज को थोड़ा सा इन्होंने ट्विच कर दिया है। ट्विच करने का मतलब क्या है कि ये आपको पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के नहीं देते, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे देते हैं। सर ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप इसको मतलब ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को जानते हो तो आपको पता होगा, मैं यहां पे एक बार बना रहा हूं कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है वो ऐसा नहीं दिखता है। हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की शुरुआत होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। पीछे लिखूं, यहां नहीं बनाऊं, है ना, बार बार बनाना पड़ेगा, यहां बनाते हैं। ठीक है, एक ही बार में काम हो जाए। लीजिए, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की शुरुआत होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जिसको हम बोलते हैं नेट सेल्स। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है ना अपना, उसमें अपन ने बना के पूरा सीखा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा ऊपर आई बटन में मैं लगा दूं। पहले देखो क्या करना होता है अपने। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स होती है, इसमें अपने को अदर इनकम जोड़नी होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमारे पास आ जाता है टोटल इनकम। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 1 नंबर, इसको नंबर दे देते हैं 2 नंबर, इसको नंबर दे देते हैं 3 नंबर। तो व्हाट इज टोटल इनकम? 1 + 2 = टोटल इनकम। ठीक है, ये अपन ने बना दी। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा, एक्सपेंसेस। जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक, रॉ मटेरियल, फलाना डीम का, फाइनेंस कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, सब कुछ यहां पर लिखा जाता है। और उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसका टोटल करके हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसेस का टोटल हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कि जो ये अमाउंट आया इसमें से इसको माइनस कीजिए। पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट लिखना है, नेगेटिव आया तो ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, पांचवा। उसके बाद आता है छठा, टैक्स रेट। जो भी टैक्स आपकी रेट लगी है वो रेट लगाओ। और जो फाइनल निकल के आता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैं वापस रिपीट करता हूं क्या क्या होता है इसमें। पहले हमने कमाई लिखी, डायरेक्ट कमाई, इनडायरेक्ट कमाई। ठीक है, टोटल कमाई जितनी हो गई वो यहां लिख दी, सारे खर्चे लिख दिए। फिर कमाई में से खर्चा हटाया तो प्रॉफिट आ गया, उस पर टैक्स लगाया, खत्म। ये है स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर है तो सारी चीजें वही। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, देखो ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम है, ये रहा। ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, ये रहा। ठीक है, और टैक्स रेट भी यहां पर जोड़ देते। चलिए, टैक्स रेट कितनी जोड़ देते हैं? 50% मान लेते हैं टैक्स। भारत है, हो सकता है था, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे। तो यहां पर पॉइंट ये है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्वेश्चन में इसलिए आता है कि वो आपको एलिमेंट्स दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया बनाइए।
बैलेंस शीट में तो क्या होता है, जबरदस्ती आपको ये पूरी बैलेंस शीट वो बना के देते हैं, तो आपकी मेहनत जीरो हो गई, बस प्लस माइनस करना। पर यहां पर आपकी मेहनत में एक चीज का इंक्रीमेंट आ जाता है कि सर डायरेक्टली हम इसका अमाउंट नहीं लिख सकते, हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने के लिए इन सभी चीजों को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, इसको इस चार्ट के अंदर या इस पूरी चीज के अंदर फिलअप करते हैं और फिर जो आएगा उससे एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, डरना नहीं है, बहुत आसान है, नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, क्या करना है मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, पहले इनकम लिखिए, इनकम जितनी भी है उसको जोड़ दीजिए, फिर एक्सपेंसेस लिखिए, फिर इनकम में से एक्सपेंस हटाया तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है सर, ये जो डिटेल्स है ना, इसमें कहीं भी आपको प्रॉफिट, टैक्स की रेट ये तो पता ही नहीं, तो आप कंपेयर कैसे करोगे भाई? यहां पर इनकम को कंपेयर कर सकते हैं, एक्सपेंस को कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे कंपेयर करोगे? यहां पर प्रॉफिट तो है ही नहीं। टैक्स कैसे कंपेयर करोगे? यहां वो तो है ही नहीं। तो पहले हमें पूरा का पूरा P&L ढंग से बनाना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन से, उसके बाद हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। देखिए बना लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा करंट ईयर, ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस ईयर। 20 लाख 15 लाख क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहां लिखा 20 लाख, करंट ईयर लिख देते हैं, यहां लिखा 15 लाख। ठीक है, पहले पूरा बनाते हैं फिर कंपेयर करेंगे। अदर इनकम है 10 लाख और 4 लाख, ये हो गई 10 लाख, ये हो गई 4 लाख। ठीक है, एक जीरो और आएगा, किधर लिखे, यहां बना लेते। ठीक है, अब देखिए जो चीज यहां मिसिंग है वो क्या है, हमें टोटल इनकम लिखनी है, तो यहां पर टोटल इनकम लिख देते हैं। टोटल इनकम कैसे आई सर, फर्स्ट प्लस टू इन दोनों को जोड़ा, 30 लाख की हमारी टोटल इनकम यहां हुई है और 19 लाख की टोटल इनकम हमारी पिछले साल हुई थी। ठीक है, प्रीवियस। एक्सपेंस की बात करें तो डिटेल नहीं गिवन है हमें, डायरेक्ट गिवन है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 21 लाख और 15 लाख, 21 लाख और 15 लाख। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर आपको समझाया इसलिए सारी चीजें लिखी है, वरना आप डायरेक्टली एक लाइन के अंदर लिख सकते हो। अब अगला स्टेप अपना बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, अपने को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। इनकम एरिया एक्सपेंस एरिया, प्रॉफिट कितना आया 9 लाख। इसमें देखो इनकम एरिया एक्सपेंस एरिया, प्रॉफिट कितना आया 4 लाख। सिंपल, 19 माइनस 15 4, 30 माइनस 21 9। अब क्या है, अब आपको टैक्स रेट है, टैक्स रेट कितनी है 50% टैक्स लग गया, सरकार ले गई भैया। ठीक है, तो 9 लाख का 50% 4.5 लाख रुपए हमारे से सरकार ले गई है। ठीक है, माइनस में है इसलिए अपन ने ब्रैकेट लिखा है, और यहां पर 4 लाख में से 2 लाख रुपए सरकार हमारी ले जाएगी। बचा कितना, इस साल बचा प्रॉफिट 4.5 लाख का और इस साल प्रॉफिट बचा 2 लाख। ये हुआ आपका प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये बन गया। अब इसके बाद हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज कर देंगे, यानी कंपैरेटिव करने के लिए सेम वही एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, दोनों में फर्क समझ गए। बैलेंस शीट में जनरली आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस माइनस प्लस करना है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको एलिमेंट्स दे देंगे, आपको ढंग से पहले उसको प्रॉपरली प्लॉट करना है और फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन करना है। जैसे पहले का मैं करके आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ भाई 15 से 20 हो गया तो 5 लाख का चेंज। ठीक है, और परसेंटेज चेंज निकालने तो देखो जगह खाली है क्या, यहाँ चाली है मेरे पास। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 33.3, तो हमने यहां लिखा 33.34। ठीक है, 3 या 33 या 34 कुछ भी लिख दो। ठीक है, सिमिलरली यहां से यहां देख लीजिए, एब्सोल्यूट चेंज अपन ने पहले निकाला 6 लाख का। ठीक है, देन 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। ठीक है, ये सारे से ये सारे गए, ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हुआ 50, 150। ठीक है, इसी तरीके से आपको सबका टोटल करना है। ठीक है, मतलब सबको लिखना है, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, सबको आपको ऐड ऑन करते हुए दिखाना है। समझ में आ गया कितना आसान है, कितना इजी है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ गए, स्टेटमेंट ऑफ P&L में एंड बैलेंस शीट में। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों साल को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद जो चेंज आया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरेटिव। दूसरे प्रकार का जो एनालाइज होता है वो होता है आपका कॉमन साइज एनालिसिस या कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो नाम बता रहा है
कॉमन साइज, यानी कि इस प्रकार के एनालाइज में, इस प्रकार के स्टेटमेंट के अंदर हम सबको एक ही साइज में रखेंगे। सर साइज का मतलब क्या हुआ, अभी समझाते हैं, पहले इसको डेफिनेशन वाइज समझेंगे। देखो इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल का मतलब हम अलग अलग साल को कंपेयर नहीं कर रहे, इसी साल को कंपेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, मैं अगर आपको समझाऊं तो सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है, क्या ये डेटा हमारे लिए जरूरी है? बताओ, सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है, क्या ये डेटा हमारे लिए जरूरी है? सर बहुत ज्यादा जरूरी है ये डेटा। ऑब्वियसली बात है, पता होना चाहिए कि भैया सेल्स का 10% प्रॉफिट हो रहा है, 20%, ताकि हम सेल्स को बढ़ाएं तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन पता लगा। तो ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब आप सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। क्या? जब आप सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो यहां हमने सेल्स को रखा है कॉमन साइज, मतलब सेल्स को बनाया बेस, और ये देखा कि भाई इस बेस के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि 1 लाख की सेल्स पे 10 लाख का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा कितना हो गया? 10%। सेल्स का 10% प्रॉफिट है। तो व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट? अंडर दिस अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, यानी जैसे प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है, और बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, यानी बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल किसी भी आइटम को पकड़ लो, आर रिटन, सबको लिखा जाता है, और लिखने के बाद एंड फर्दर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू अ कॉमन बेस। क्या हुआ, डर लगा? नहीं बड़ा आसान है। देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई यहां पर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये मानिए अपन ने सेल्स। हमने क्या बोला, जैसे सेल्स का अमाउंट है यहाँ पिछले साल या करंट ईयर है 10 लाख, और पिछले साल था मान लो 8 लाख, ठीक है। अभी आप एक ही साल को पकड़ो, 2 साल को मैं लेके कंफ्यूज नहीं है, अपन एक ही साल पकड़ते हैं कि हमारे पास आप करंट ईयर का अमाउंट। हमने कहा मैं इसको मानता हूं बेस, क्या मानता हूं? इसको मानता हूं बेस, और इसको लिखते हैं हम 100। क्या लिखा? इसको लिखा 100। तो हमने कहा कि मैं सबका कंपैरिजन इसके हिसाब से देखूंगा। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे इसके बाद आती है अदर इनकम, अदर इनकम, तो अदर इनकम मान लेते हैं मेरी 10 इनकम हो गई 1 लाख। तो यहां पर हम इसको कॉमन साइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखना हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने बोला चेंज निकालो, कैसे निकालेंगे? इस कॉमन बेस से। तो यहां लिखा जाएगा इंडिविजुअल अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट अपॉन बेस अमाउंट इंटू 100। सिंपल भाषा में मेरे सेल्स का कितना परसेंट अदर इनकम है, बस। तो हमने कहा कि भैया बेस अमाउंट तो हमने किसको माना है? सेल्स को। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय, ओ 10 लाख नीचे आ गया, 1 लाख ऊपर, इंटू 100। तो यहां से पता लगा 10%। इसका मतलब मेरी सेल्स का 10% अदर इनकम से भी आया है, मेरी सेल्स का 10% अदर इनकम के बराबर है, ठीक है। आगे समझो, अब जैसे मान लेते हैं आगे कैलकुलेट करा और यहां पर आ गया प्रॉफिट, है ना, और हमारा प्रॉफिट आता है, मान लेते हैं इस साल आया 50,000। कितना आया? 50,000। फर्ज करो कि 50,000 आ गया। तो हम इसको कैसे निकालेंगे सेल्स के बेसिस पे? हमने लिखा 50,000 डिवाइडेड बाय बेस जो है वो पूरे में सेम रहेगा, 10 लाख इंटू 100। तो ये क्या आ गया? मान लेते हैं 5%। कितना आ गया? 5%। यानी मेरी सेल्स का 5% प्रॉफिट है। तो यहां पर क्या किया गया है, हर एक आइटम को हमने सेल्स के परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करा, यानी सबके बेस में सेल्स का अमाउंट रखा है। तो जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो अमाउंट होता है उसको 100 मान के काम करते हैं, और जब भी बैलेंस शीट की बात करें, जब भी बैलेंस शीट बनानी है कॉमन साइज, तो हम टोटल ऑफ एसेट साइड को 100 या टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड को 100 मानते हैं, और सबका परसेंटेज उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? देखो बस फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है कंपैरेटिव में?
हर बार अलग-अलग बेस आ रहा था। इसमें हमने कहा कि भैया हम क्या करते हैं, या तो सेल्स को मान लेते हैं बेस या फिर किसी और चीज़ को मान लेते हैं बेस। तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें किसको मानेंगे? हम मानेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस। तो भाई इसके हिसाब से सबका परसेंटेज कैलकुलेट कर दो। ठीक है? हो सकता है 100 हो सकता है 100 से ज़्यादा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है एक्सपेंस आपके 10 लाख की जगह 20 लाख हो जाए। तो भाई जितनी सेल हुई है उसका 200% आपके एक्सपेंस होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो कॉमन साइज़ स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। हम सिर्फ एक नंबर देख के बता पाएँ कि क्या हमारा एक्सपेंस कंट्रोल में है या नहीं है। ठीक है? तो इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आपके सामने है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना रहे हैं, बैलेंस शीट तो सेम ही बनेगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट के अमाउंट। ठीक है? अब देखो, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल हमें पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा, जैसे अपन ने इसमें बनाया था। भाई पूरा नहीं गिवन होता है, तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ता है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम इस डेटा से एक बार अपना स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे कॉमन साइज क्रिएट होगा। ठीक है? तो देखो बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। डरो मत, बहुत ईज़ी है। इसमें जो अलग-अलग साल गिवन है ना, उसमें सिर्फ 2 अलग-अलग ईयर को इंडिविजुअली करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि पिछले साल से इस साल को कंपेयर नहीं कर रहे। हम पिछले साल को अलग कर रहे हैं बिल्कुल, इस साल को अलग कर रहे हैं बिल्कुल। ये टाइम कंज्यूमिंग है पर नंबर आपको फ्री फंड में देके जाएगा। ठीक है? कैसे करेंगे देखो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है? नेट सेल्स, पहले मैं लिख देता हूं पूरा। अदर इनकम, टोटल इनकम यानी 1 + 2, इसको मान लेते हैं ये 1 है, इसको मान लेते हैं 2 है, इसको मान लेते हैं 3 है। ठीक है? उसके बाद 4th नंबर पे आए आपके एक्सपेंस। क्वेश्चन में जो एक्सपेंस है वही सारे लिखेंगे, वरना पिछली बार की तरह जगह खराब हो जाएगी। तो एक्सपेंस है 1, 2, 3, ये 3 एक्सपेंस गिवन है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी और अदर एक्सपेंसेस। तो हमने लिखा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है? अगला क्या था अपना? चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी पूरा लिखना आपको, है ना? और उसके बाद है तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है? 5th नंबर पे आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि 3 - 4। उसके बाद आएगा टैक्स एंड देन 7th पे आ जाएगा फाइनली आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये अपना फाइनल बन गया स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है? चलो अब एक-एक करके देखते हैं। पहले अमाउंट लिख देंगे, ये करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। 10 लाख, 7.5 लाख, 1,75,000, 10 लाख, 7.5 लाख, 1 लाख, ये बड़ा अच्छा हो गया अमाउंट, 75,000। ठीक है? ये चीज हमें अपने आप बनानी पड़ेगी। 11 लाख, ये हो गया 0, 0, 0, 5, 7, 5, 12, 8,25,000। ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है? 7.5 लाख, 6 लाख, -50, 10, 7.5 लाख, 6 लाख, -50,000, 10,000। हाँ भैया आगे क्या है? 10,000, 7,500, 10,000, 7,500। ठीक है, वेरी गुड। एक्सपेंस आप पहले एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। थोड़ी जगह अपन ने कम छोड़ी है। ठीक है, मैं जगह एक बार वापस थोड़ी सी ज्यादा छोड़ देते हैं ताकि अपने को एक्सपेंस लिखने की जगह मिल जाए, है ना? वरना जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक निशान बना देते हैं ताकि अपने को आइडिया रहे। ठीक है जी, कितना है यहाँ? 7.5 लाख -50 और 10,000। 7.5 -50 और 10,000। ठीक है, 6 लाख, 10,000, 7.5, 6 लाख, 10,000, 7,500 प्लस का है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक्सपेंस देख लेते हैं हम। ये सारे आपके एक्सपेंस हो गए, तो 7,10,000 का एक्सपेंस हो गया अपना। ठीक है, इधर हो गया 6,17,500। ठीक है, ये अपने एक्सपेंस हो गए।
प्रॉफिट देखें, इनकम ये रही, एक्सपेंस ये रहा, तो ये हो गया तुम्हारा 3,90,000 का इनकम, और 8,25 में से 6,17,500 गए, तो ये बचे 2,07,500, 2,07,500। ठीक है, टैक्स रेट कितने गिवन है क्वेश्चन में? टैक्स रेट है 50%। ठीक है, सब जगह टैक्स 50 ही है, लूट लेना हमें। हाँ भाई, तो 50 हो गया तुम्हारा, 1,50, 1,50, 1,60, 1,60, 1,65, नहीं 3,90 है ना, अच्छा 3,90, सॉरी। तो ये हो गया, ठीक है, 1,95,000, ये हो गया आपका टैक्स। ठीक है, तो 1,95 अपना यहां बच गया। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिमिलरली अगर इसमें करें 2,07,500 का आधा, 1,00,000 कितना हो गया भाई, 1,03,750। ठीक है, 1,03,750, 0,0,0,5,6,7। ठीक है, तो ये आपका बन गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, ये आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा, आपका एक कॉमन साइज हो, कंपैरेटिव हो, दोनों में ये तो बने। अब बात करते हैं सर कॉमन साइज की। तो कॉमन साइज में ये मान लो करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, तो करंट ईयर का अगर अपन बनाए परसेंटेज में, करंट ईयर का, और ये है प्रीवियस ईयर का, तो देखो अलग अलग चलना है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, इसको मान लेंगे 100। ठीक है, अलग अलग करो, पहले इसको लिया 100, अब पहले निकालना है अदर इनकम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1,00,000 यानी कि अदर इनकम डिवाइड बाय बेस, हमने बेस किसको लिया है 10,00,000 को, इंटू 100, सो दैट इज इक्वल टू 10.00। ठीक है, तो 1,00,000 10,00,000 का 10% के बराबर है। अगला अमाउंट देखे, अगला देखो 11,00,000, तो कैसे करेंगे, देखो सेम वही 11,00,000 बेस सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 10,00,000 इंटू 100, सिंपल है। 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 110, कितना आया 110.00। समझ में आ गया? सिमिलरली इसको भी करना तो इसको भी कर लो। अगले को करना हो, देखो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 10,00,000 इंटू 100, 3 3 1 2 1 2 1 1 75, कितना हो गया 75.00। इसी तरीके से आप यहां पूरा लिख लेंगे, किसको, इसको बेस मान के करंट ईयर को कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली इसको बेस मानकर इसको भी 100 मानेंगे प्रीवियस ईयर के, इन सबको कैलकुलेट कर लेना है। ये हो गया आपका कॉमन साइज। फर्क समझ में आ गया दोनों में? तो कॉमन साइज में जो नीचे का बेस है वो हम एक ही लेते हैं। अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है तो नेक्स्ट सेल्स को बेस मानेंगे, अगर बैलेंस शीट आती है जो कि बहुत रेयर है आना, तो और भी आसान होगा, तो किसको बेस मानना है, इन केस ऑफ बैलेंस शीट मान लेते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई, तो इन केस ऑफ बैलेंस शीट ये आपका बेस हो जाएगा अगर आपको कॉमन साइज आता है। ठीक है, ये आ गया, मान लो इसको ले लिया 100, ये आ गया 100। ठीक है, फिर इसके बेस पे इन सबको कैलकुलेट करेंगे, इसके बेस पे इन सबको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया?